हेलो फ्रेंड्स, प्लास्टिक एनालिसिस के लास्ट 10 वीडियोस में से जो फर्स्ट 4 वीडियोस थे उनके अंदर हमने प्लास्टिक थ्योरी के बेसिक कंसेप्ट को समझा था। मैंने कुछ केसेस डिस्कस किए थे और उन केसेस में स्ट्रक्चर के ऊपर हमने एक्शियल लोड अप्लाई किया था और फिर उन स्ट्रक्चर्स के लिए कोलैप्स लोड की वैल्यू कैलकुलेट की थी। फिर मैंने जो नेक्स्ट 6 वीडियोस थे उन 6 वीडियोस में हमने प्लास्टिक बेंडिंग को डिस्कस किया और मैंने स्टेजेस ऑफ बेंडिंग क्या होती हैं वो आपको बताया और फिर तीनों स्टेजेस ऑफ बेंडिंग के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की इक्वेशन ड्राइव की थी। उसके बाद मोमेंट कर्वेचर रिलेशनशिप क्या होती है तीनों स्टेजेस ऑफ बेंडिंग में वो भी हमने ड्राइव की थी और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने सॉल्व करके देखे थे। अब किसी भी स्ट्रक्चर का अगर मुझे प्लास्टिक एनालिसिस करना है तो फिर मुझे मेथड ऑफ एनालिसिस पढ़ना होगा, लेकिन मेथड ऑफ एनालिसिस पढ़ने के पहले हम कुछ कंडीशंस और प्लास्टिक थ्योरी में जो थ्योरम्स यूज़ होती हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इसलिए मैंने हेडिंग डाली और यहाँ पे लिखा कंडीशंस एंड बेसिक थ्योरम्स ऑफ प्लास्टिक एनालिसिस कि प्लास्टिक एनालिसिस में जो 3 कंडीशंस हैं उन कंडीशंस को डिस्कस करते हैं आज अपन, और जो 2 थ्योरम यूज़ होती हैं, एक लोअर बाउंड थ्योरम और एक अपर बाउंड थ्योरम, इन दोनों थ्योरम्स को भी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इलास्टिक थ्योरी में या इलास्टिक एनालिसिस में जो कंडीशंस यूज़ होती हैं पहले वो बताता हूँ और फिर उसके बाद हम प्लास्टिक की बात करेंगे, प्लास्टिक एनालिसिस की बात करेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे हेडिंग डाली, फर्स्ट कंडीशन लिखी कि कंडीशन इन द इलास्टिक मेथड ऑफ एनालिसिस। तो इलास्टिक एनालिसिस में हम 3 कंडीशन देखा करते थे और वो 3 कंडीशन सेटिस्फाई होती थी जब हम इलास्टिक एनालिसिस करते थे। तो वो 3 कंडीशन कौन सी थी? फर्स्ट कंडीशन थी कंटिन्यूटी कंडीशन। कंटिन्यूटी कंडीशन का मतलब था कि डिफॉर्मेशन इज कंपैटिबल एट एनी सेक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर। मतलब स्ट्रक्चर के किसी भी सेक्शन पे जो डिफॉर्मेशन ऑफ कंपैटिबिलिटी है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद इक्विलिब्रियम कंडीशंस की बात की थी कि किसी भी स्ट्रक्चर पे 3 इक्विलिब्रियम कंडीशंस सेटिस्फाई होती हैं, सिग्मा v इज इक्वल टू 0, सिग्मा h इक्वल टू 0 एंड सिग्मा m इज इक्वल टू 0। मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का समीशन 0, वर्टिकल फोर्सेस का समीशन 0 और उस स्ट्रक्चर पे लगने वाले जो मोमेंट्स हैं उनका समीशन भी 0 होना चाहिए। उसके बाद एक थर्ड कंडीशन थी लिमिटिंग स्ट्रेस कंडीशन। लिमिटिंग स्ट्रेस कंडीशन का मतलब होता है कि स्ट्रक्चर में किसी भी स्ट्रक्चर में किसी भी सेक्शन पे मोमेंट की वैल्यू my से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, यील्ड मोमेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या दूसरे वर्ड्स में बोलूँ कि स्ट्रक्चर में किसी भी पॉइंट पे या किसी भी फाइबर में स्ट्रेस की वैल्यू यील्ड स्ट्रेस से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक, ये इलास्टिक एनालिसिस की 3 बेसिक कंडीशंस थी। अब आगे चलते हैं और प्लास्टिक एनालिसिस में जो 3 कंडीशंस हैं वो कौन सी हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो मैंने लिखा कंडीशन इन द प्लास्टिक मेथड ऑफ एनालिसिस कि प्लास्टिक मेथड में कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं। वो फर्स्ट कंडीशन है मैकेनिज्म कंडीशन, सेकंड है इक्विलिब्रियम कंडीशन और थर्ड है प्लास्टिक मोमेंट या यील्ड कंडीशन। ठीक, अब इन तीनों कंडीशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे मैकेनिज्म कंडीशन की अगर बात करूं तो मैकेनिज्म कंडीशन क्या बोलती है वो देखिए, मैंने यहाँ पे उसको एक लाइन में लिखा, ए सफिशिएंट नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज मस्ट फॉर्म टू कन्वर्ट ए पार्ट और द एंटायर स्ट्रक्चर इनटू ए मैकेनिज्म। कि किसी भी स्ट्रक्चर में सफिशिएंट नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज फॉर्म होना चाहिए तभी वो मैकेनिज्म में कन्वर्ट होता है। ठीक, तो ये है मैकेनिज्म कंडीशन। इसको और डिटेल में पढ़ेंगे अपन, लेकिन अभी सिर्फ कंडीशन याद रखिएगा। ठीक, सेकंड कंडीशन क्या है? इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा? द कंडीशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम मस्ट बी सेटिस्फाइड एट ऑल सेक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर। जिस तरह से इलास्टिक एनालिसिस में 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई होती थी, उसी तरह से प्लास्टिक एनालिसिस में भी किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर ये 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक, और इसको अगर मैं दूसरे वर्ड्स में बोलूँ तो याद रखिएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट मस्ट बी स्टैटिकली एडमिसिबल। ठीक है, मतलब मोमेंट जो है वो स्टैटिकली एडमिसिबल होना चाहिए किसी भी सेक्शन पे। ये कौन सी कंडीशन है? इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब
एक तीसरी कंडीशन और ध्यान रखिएगा। तीसरी कंडीशन क्या बोली मैंने कि प्लास्टिक मोमेंट या यील्ड कंडीशन, इसका क्या मतलब है? तो देखिए इसके लिए मैंने बोला द बेंडिंग मोमेंट एट ऑल सेक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर मस्ट बी इक्वल टू और लेस देन द फुल्ली प्लास्टिक मोमेंट ऑफ द रेस्पेक्टिव सेक्शन। कि इस कंडीशन के हिसाब से हम ये जानते हैं कि किसी भी सेक्शन पे जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है वो mp से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उस सेक्शन का जो mp होगा उससे। क्लियर? देखिए मैंने यहाँ पे इसीलिए फिर से लिखा कि इफ़ बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन इज ग्रेटर देन mp ऑफ दैट सेक्शन, तो क्या होगा? मीन्स वायलेट्स द यील्ड कंडीशन। अगर ऐसा है मतलब ये वायलेशन है यील्ड कंडीशन का, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। क्लियर? अब इन तीन कंडीशंस को अभी अपन जब थ्योरम डिस्कस करेंगे, अपर बाउंड थ्योरम और लोअर बाउंड थ्योरम, तो आपको और डिटेल में बताऊंगा। लेकिन अभी अपन आगे चलते हैं और ये जो दो मेथड्स मैंने आपको बोले, इलास्टिक मेथड और प्लास्टिक मेथड, इनमें अपन कंपेयर और कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने इलास्टिक एनालिसिस लिखा और यहाँ पे हेडिंग डाली प्लास्टिक एनालिसिस। क्लियर? अब यहाँ पे जो तीन कंडीशन थी इलास्टिक एनालिसिस की, उन तीनों कंडीशन को मैंने यहाँ पे लिख दिया, और जो प्लास्टिक एनालिसिस की तीन कंडीशंस थी उन तीनों कंडीशंस को यहाँ लिख दिया। क्लियर? अब एक एक करके हम तीनों कंडीशंस को कंपेयर करते हैं। तो देखिए ये एक मैंने फिक्स बीम कंसीडर किया, और इस फिक्स बीम में जब हम लोड अप्लाई करते हैं तो फिर स्ट्रक्चर के ऊपर जो लोड की वैल्यू होती है वो विद इन यील्ड लिमिट होती है, मतलब यील्ड विद इन इलास्टिक लिमिट होती है, मतलब यील्ड लोड से कम लोड हम अप्लाई करते हैं। तो फिर स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से डिफॉर्म होगा? कुछ इस तरह से डिफॉर्म होगा, मतलब कंटिन्यूटी जो कंडीशन होती है वो सेटिस्फाई होती है, मतलब डिफॉर्मेशन ऑफ कंपैटिबिलिटी जो होती है वो सेटिस्फाई होती है। क्लियर? बट इन केस ऑफ प्लास्टिक एनालिसिस में क्या होगा कि किसी पॉइंट पे, किसी सेक्शन पे हिंज फॉर्म होगी, और अगर हिंज फॉर्म होगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि हिंज जो है हम जानते हैं कि इंटरप्ट्स कंटिन्यूटी, कि हिंज जो है वो कंटिन्यूटी को ब्रेक करता है। तो फिर क्या होगा? तो फिर अब इसमें जब मैकेनिज्म कंडीशन की हम बात करते हैं तो ये इस कंटिन्यूटी कंडीशन के जस्ट रिवर्स है। क्यों रिवर्स है? क्योंकि मैंने कहा कि जो हिंज फॉर्म होती है वो कंटिन्यूटी को ब्रेक करती है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा मैकेनिज्म कंडीशन में, कि मैकेनिज्म कंडीशन में जब तक सफिशिएंट प्लास्टिक हिंज फॉर्म नहीं होती तब तक वो मैकेनिज्म में कन्वर्ट नहीं होता, और इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि ए सफिशिएंट नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंजेस मस्ट फॉर्म टू कन्वर्ट ए पार्ट और द एंटायर स्ट्रक्चर इनटू ए मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म बन जाएगा तो स्ट्रक्चर डिफॉर्म होगा मैकेनिज्म की तरह। ठीक है? अब आगे चलते हैं और इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करते हैं। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन जिस तरह से इलास्टिक एनालिसिस में सेटिस्फाई होती थी उसी तरह से प्लास्टिक एनालिसिस में भी वो सेटिस्फाई होंगी। क्लियर? मतलब जो तीन इक्वेशन आप पढ़ते हैं वो तीनों इक्विलिब्रियम इक्वेशंस वैलिड होती हैं इलास्टिक एनालिसिस में भी और प्लास्टिक एनालिसिस में भी। क्लियर? अब एक जो थर्ड कंडीशन है ये थर्ड कंडीशन आपने बोली थी लिमिटिंग स्ट्रेस कंडीशन। इस लिमिटिंग स्ट्रेस कंडीशन का मतलब हम इलास्टिक एनालिसिस में जानते थे क्या, कि किसी भी सेक्शन पे जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है वो my से ज़्यादा नहीं होगी। तो देखिए इसका अगर बेंडिंग डायग्राम मैं ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरह का बनेगा विद इन इलास्टिक लिमिट। तो एंड्स पे मोमेंट की वैल्यू my के बराबर हो गई, और जो इस सेक्शन पे अगर मान लीजिए इस पे यूडियल लगा दूं तो इस सेक्शन पे जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होगी विच इज़ लेस देन my होगी। क्लियर? मतलब सीधी सी बात यह है कि किसी भी सेक्शन पे मोमेंट की वैल्यू my से ज़्यादा नहीं होगी, या स्ट्रेस के टर्म में बोलूँ तो किसी भी सेक्शन पे स्ट्रेस की वैल्यू यील्ड स्ट्रेस से ज़्यादा नहीं होगी। क्लियर? अब अगर मैं प्लास्टिक एनालिसिस में थर्ड कंडीशन की बात करूँ, जिसे आप प्लास्टिक मोमेंट कंडीशन बोलते हैं या यील्ड कंडीशन बोलते हैं, तो इसमें ध्यान रखिएगा मैंने कहा था कि किसी भी सेक्शन पे जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है वो mp से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है द बेंडिंग मोमेंट एट ऑल सेक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर मस्ट बी इक्वल टू और लेस देन द फुल्ली प्लास्टिक मोमेंट ऑफ द रेस्पेक्टिव सेक्शन, कि किसी भी सेक्शन पे जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है वो mp से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसीलिए देखिए मैंने इसको ड्रॉ करके भी बताया कि फिक्स्ड बीम है ये, और फिक्स्ड बीम में जब फेलियर होगा तब
3 प्लास्टिक हिंज फॉर्म होंगी, मतलब जब स्ट्रक्चर कोलैप्स करेगा तब 3 प्लास्टिक हिंज फॉर्म होंगी, मतलब 3 सेक्शंस पे जो मोमेंट की वैल्यू होगी वो MP के बराबर होगी। ये देखिए यहाँ पे क्लियर। किसी भी स्ट्रक्चर के प्लास्टिक एनालिसिस करने का मतलब होता है कि उसके लिए कोलैप्स लोड की वैल्यू कैलकुलेट करना, और कोलैप्स लोड की वैल्यू हम तब कैलकुलेट कर पाते हैं जब तीनों की तीनों जो कंडीशंस हमने अभी डिस्कस की प्लास्टिक एनालिसिस की वो सेटिस्फाई हों। अब किसी भी एक ऑपरेशन में वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हों ये ज़रूरी नहीं है, तो फिर क्या होता है हम उसकी बात करते हैं। तो फिर 2 थ्योरम हम पढ़ते हैं, एक लोअर बाउंड थ्योरम और एक अपर बाउंड थ्योरम, और इन दोनों थ्योरम को यूज़ करके हम कोलैप्स लोड की एक रेंज कैलकुलेट करते हैं। ठीक, ये दोनों थ्योरम हमें ये बताती हैं कि कोलैप्स लोड किस रेंज में होगा। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और देखिए इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि ऑल द 3 कंडीशन कैन नॉट बी सेटिस्फाइड इन वन ऑपरेशन, कि एक ऑपरेशन में तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हों ये ज़रूरी नहीं है। तो फिर सो 2 theorems have been evolved which must be satisfied to ensure that all the conditions are fulfilled, कि तीनों के तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हों इसके लिए 2 थ्योरम्स आई हैं। ठीक है, हम वो 2 थ्योरम पढ़ते हैं और उन 2 थ्योरम्स के बेसिस पे हम कोलैप्स लोड की एक रेंज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अब लोअर बाउंड थ्योरम क्या बोलती है उसकी बात करते हैं, इसे हम स्टैटिक थ्योरम भी बोलते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा स्टैटिक थ्योरम और लोअर बाउंड थ्योरम, ये क्या बोलती है। देखिए द लोड प्रोड्यूसिंग ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट विच सेटिस्फाइज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड यील्ड is less than or equal to the true collapse load of the structure, कि अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट इक्विलिब्रियम कंडीशंस और यील्ड कंडीशन इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, मतलब जो मैंने 3 कंडीशंस बताई थी उसमें से लास्ट 2 कंडीशंस को अगर सेटिस्फाई करता है तो फिर जो लोड आपको मिलेगा उस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट के करस्पॉन्डिंग वो लोड कोलैप्स लोड से कम होगा, ये ध्यान रखिएगा, या बराबर होगा, ये कंडीशन याद रखिएगा। क्लियर। इसको अगर मैं दूसरे वर्ड्स में बोलूं तो देखिए मैंने एक लाइन और लिखी, एनी स्टैटिकली एडमिसिबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट विच सेटिस्फाइज द यील्ड कंडीशन, कि एक एडमिसिबल स्टैटिकली एडमिसिबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट जो यील्ड कंडीशन को सेटिस्फाई करता है वो करस्पॉन्ड टू द लोड विच रिप्रेजेंट्स ए लोअर बाउंड ऑन द ट्रू कोलैप्स लोड ऑफ द स्ट्रक्चर। तो वो लोड लोअर बाउंड को रिप्रेजेंट करता है कोलैप्स लोड की। ठीक है, मैंने कहा था कि ये दोनों थ्योरम मिलके एक रेंज बनाती हैं कोलैप्स लोड के लिए, एक लोअर रेंज और एक अपर रेंज, और इन दोनों रेंज के बीच में ही कोलैप्स लोड लाई करता है। क्लियर। अब ये स्टैटिकली एडमिसिबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। मैंने कहा द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट विच सेटिस्फाइज ऑल द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड स्टैटिकली एडमिसिबल डिस्ट्रीब्यूशन, कि वो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो तीनों इक्विलिब्रियम कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हो उसे हम स्टैटिकली एडमिसिबल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर। अब ये अपर बाउंड थ्योरम या जिसे आप काइनेमेटिक थ्योरम भी बोलते हैं इसकी बात और करते हैं। तो देखिए ये थ्योरम हमें अपर रेंज बताएगी किसकी, कोलैप्स लोड की। क्लियर। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा काइनेमेटिक और अपर बाउंड थ्योरम, ये क्या बोलती है, द लोड प्रोड्यूसिंग ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट विच सेटिस्फाइज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड मैकेनिज्म इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द कोलैप्स लोड ऑफ द स्ट्रक्चर, कि वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट जो इक्विलिब्रियम कंडीशन को सेटिस्फाई करे और मैकेनिज्म कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो फिर उस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट्स के करस्पॉन्डिंग जो लोड होगा उस लोड की वैल्यू ज़्यादा होगी कोलैप्स लोड से, ये ध्यान रखना। क्लियर। मतलब वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट के करस्पॉन्डिंग जो लोड एक्ट कर रहा होगा स्ट्रक्चर के ऊपर उस लोड की वैल्यू कोलैप्स लोड से ज़्यादा होगी या उसके बराबर होगी। क्लियर। अब इसको मैं दूसरे वर्ड्स में बोल देता हूँ, तो मैंने लिखा एनी स्टैटिकली एडमिसिबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट विच सेटिस्फाइज the mechanism condition corresponding to the load which represents an upper bound on the true collapse load of the structure, कि वो statically admissible distribution of moment
जो स्टैटिकली एडमिसिबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट का मतलब है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होंगी, और मैकेनिज्म कंडीशन भी अगर सेटिस्फाई हो तो फिर मैंने कहा कि वो अपर बाउंड को रिप्रेजेंट करता है कोलेप्स लोड की। क्लियर? इस लाइन का ये मतलब है। क्लियर? अब इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि इस काइनेमेटिक थ्योरम या अपर बाउंड थ्योरम से जो हमें लोड मिलता है वो लोड की वैल्यू कोलेप्स लोड से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इस थ्योरम से, लोअर बाउंड थ्योरम से हमें एक लोअर रेंज मिली और अपर बाउंड थ्योरम से एक अपर रेंज मिली, और इन दोनों रेंज के बीच में ही कोलेप्स लोड लाई करता है। क्लियर? और ये जितनी रेंज नैरो करते जाओगे आप उतना ही एक्यूरेट हमें कोलेप्स लोड मिलता जाता है। ठीक है, अभी अपन इसको बाद में और डिस्कस करेंगे। अब एक थ्योरम की बात और करता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा कि यूनिकनेस थ्योरम और कंबाइंड थ्योरम। कई बुक्स में ये थ्योरम आपको देखने को मिलती है, तो ये थ्योरम क्या बोलती है उसकी बात और करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा, इट स्टेट्स दैट फॉर ए गिवन फ्रेम एंड लोडिंग एट लीस्ट वन safe and statically admissible bending moment distribution can be found, and in this distribution bending moment is equal to the fully plastic moment at sufficient cross section to causes failure of frame। कि इन दोनों रेंज के बीच में हमें एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट मिलता है जिसके करस्पॉन्डिंग जो लोड हो वो एग्जैक्टली इस कोलेप्स लोड के बराबर हो, और उस लोड के करस्पॉन्डिंग हमें तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं। ये ध्यान रखिएगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि इन दोनों रेंज के बीच में एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट ऐसा होगा जहाँ पे तीनों कंडीशंस, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन, यील्ड कंडीशन और मैकेनिज्म कंडीशन, तीनों के तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, और उस लोड की वैल्यू जो होगी वो कोलेप्स लोड के एग्जैक्टली बराबर होगी। और इसीलिए मैंने कहा कि इसे यूनिकनेस थ्योरम बोलते हैं, और ये जो थ्योरम है ये स्टैटिक और काइनेमेटिक दोनों थ्योरम से मिलके बनी है। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज सच दैट द फुल्ली प्लास्टिक मोमेंट इज नॉट एक्सीडेड एनीवेयर इन फ्रेम इज कॉल्ड सेफ डिस्ट्रीब्यूशन। कि अगर किसी भी स्ट्रक्चर में किसी भी सेक्शन पे बेंडिंग की वैल्यू अगर MP से ज़्यादा नहीं है तो फिर उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम सेफ डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। क्लियर? अब इन तीनों जो थ्योरम्स पढ़ी, इन तीनों थ्योरम से मुझे एक चीज़ समझ में आती है, क्या? कि अगर एक स्ट्रक्चर है और उसके ऊपर हम ग्रेजुअली लोड को इंक्रीज करते हैं तो इनिशियली हमें दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं प्लास्टिक एनालिसिस की। कौन कौन सी? एक सेकंड और एक थर्ड। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि हमें यील्ड कंडीशन और इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं उस स्ट्रक्चर के ऊपर इनिशियली। ठीक, उसके बाद फिर एक स्टेज आती है जब तीनों के तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, मतलब यील्ड कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन और मैकेनिज्म कंडीशन, ये तीनों के तीनों कंडीशन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सेटिस्फाई होती हैं, और उस पॉइंट पे जो लोड की वैल्यू होती है वो कोलेप्स लोड के बराबर होती है। क्लियर? अब अगर लोड को मैं और इंक्रीज करूं तो फिर क्या होगा? जब लोड को हम और इंक्रीज करते हैं तो फिर ये तीनों कंडीशन में से फिर दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। कौन कौन सी? एक मैकेनिज्म कंडीशन और एक इक्विलिब्रियम कंडीशन। मतलब फर्स्ट टू कंडीशंस सेटिस्फाई होती हैं, जो थर्ड कंडीशन है वो फिर सेटिस्फाई होना बंद हो जाती है। ठीक, क्यों? क्योंकि फिर किसी सेक्शन पे हो सकता है कि बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू प्लास्टिक मोमेंट से ज़्यादा हो जाए। समझ में मैंने क्या बोला? कि इनिशियली लास्ट टू कंडीशंस सेटिस्फाई होती हैं, मतलब लोड की वैल्यू कोलेप्स लोड से कम होती है। फिर एक स्टेज आती है जहाँ पे तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, उसके करस्पॉन्डिंग जो लोड होता है वो कोलेप्स लोड के बराबर होता है। और उसके बाद एक थर्ड स्टेज आती है जहाँ पे इन तीन में से दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं और जो यील्ड कंडीशन थी वो सेटिस्फाई होना बंद हो जाती है। मतलब किसी सेक्शन पे प्लास्टिक मोमेंट, किसी सेक्शन पे बेंडिंग की वैल्यू प्लास्टिक मोमेंट से ज़्यादा हो जाती है। क्लियर? तो फिर इन दो थ्योरम का हमें फंक्शन समझ में आया कि इन दो थ्योरम के बेसिस पे हम कोलेप्स लोड की एक रेंज डिसाइड कर पाते हैं। और
कोलैप्स लोड इस रेंज के अंदर ही लाई करता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अभी जो हमने थ्योरम डिस्कस की, उन थ्योरम को हम एक ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश और करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक कोलैप्स लोड वर्सेस कर्वेचर के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया और इन तीनों थ्योरम को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि जब हम किसी स्ट्रक्चर के ऊपर लोड की वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं तो फिर दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। कौन कौन सी? एक इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई होती है, और इक्विलिब्रियम कंडीशन तो बर्नौली डायग्राम के किसी भी सिचुएशन पे के लिए सेटिस्फाई होती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट कोई भी हो, इक्विलिब्रियम इक्वेशन तो सेटिस्फाई होती ही होती है। ठीक है, अब मुझे पता है कि एक पर्टिकुलर लोडिंग कंडीशन तक बर्नौली की वैल्यू MP से कम होगी हर सेक्शन पे, मतलब यील्ड कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो इनिशियली ये दो कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन और यील्ड कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, तो मैंने उसको इस कर्व से शो किया। ठीक है, उसके बाद एक सिचुएशन ऐसी आती है कि जहाँ पे मोमेंट की वैल्यू MP के बराबर हो जाती है। ठीक है, मतलब कुछ सेक्शंस पे प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो जाती हैं, मतलब वहाँ पे बर्नौली की वैल्यू MP से के बराबर हो जाती है। तो फिर वो कंडीशन आती है ये। ठीक है, मतलब इस कंडीशन के करस्पॉन्डिंग जो लोड होगा उसकी वैल्यू कोलैप्स लोड के बराबर हो जाएगी। देखिए, यहाँ पे ये जो सिचुएशन लिखी है मैंने, इस सिचुएशन को मैंने स्टैटिक थ्योरम से रिप्रेजेंट किया और इस टाइम तक जो लोड की वैल्यू है वो कोलैप्स लोड से कम। जब ये सिचुएशन आई, इसे मैंने यूनिकनेस थ्योरम बोला, और इस कंडीशन में जो लोड की वैल्यू है वो कोलैप्स लोड के बराबर हो गई। क्लियर यहाँ तक? अब अगर मान लीजिए कि किसी सेक्शन पे बर्नौली की वैल्यू MP से ज़्यादा है, ये पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, जब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कैलकुलेशन में तो पॉसिबल है, भले ही वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो। ठीक है, तो हम कई सारे मैकेनिज्म बना के देखते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर, और जिस मैकेनिज्म के लिए कोलैप्स लोड की वैल्यू सबसे कम होती है वो मैकेनिज्म ट्रू कोलैप्स मैकेनिज्म को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मतलब उसके करस्पॉन्डिंग जो लोड होगा वो ये W जो है वो WC के बराबर होगा। ठीक, और उसको मैंने काइनेमेटिक थ्योरम से रिप्रेजेंट किया है। क्लियर? मतलब यहाँ इस पोर्शन में कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं? एक इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और दूसरी मैकेनिज्म कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पे यील्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही इस कोलैप्स लोड की वैल्यू के ऊपर। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्या होगा? इसके ऊपर किसी सेक्शन पे मोमेंट की वैल्यू प्लास्टिक मोमेंट से ज़्यादा, मतलब MP से ज़्यादा पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ तक इस लाइन के नीचे दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी और इसके ऊपर दो कंडीशन होंगी। ये लाइन जो है, जैसे आपने यूनिकनेस थ्योरम बोला, यहाँ पे तीनों के तीनों कंडीशंस जो प्लास्टिक एनालिसिस में होती हैं वो सेटिस्फाई होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो थ्योरम हमने अभी डिस्कस की, अपर बाउंड थ्योरम और लोअर बाउंड थ्योरम, इनका प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, मैंने अभी जो दो थ्योरम डिस्कस की, इन दो थ्योरम का प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस की बात और करते हैं। ठीक है, तो देखिए, मैं दो सिचुएशन देखता हूँ या दो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट देखता हूँ और उससे हम इस थ्योरम्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने केस 1 लिखा और कहा कंसीडर ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट A। एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट A मैंने कंसीडर किया और उस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट A के करस्पॉन्डिंग जो लोड है उसे मैंने WA बोल दिया। यहाँ पे लिखा करस्पॉन्डिंग टू लोड WA। क्लियर? अब इस कंडीशन या इस सिचुएशन के करस्पॉन्डिंग दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। कौन कौन सी? मैंने कहा दिस सिचुएशन सेटिस्फाइज द इक्विलिब्रियम एंड यील्ड कंडीशन। ठीक है, इस WA के करस्पॉन्डिंग जो बर्नौली का डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ पे दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन और यील्ड कंडीशन। ठीक, अब अगर जो मैकेनिज्म कंडीशन है वो सेटिस्फाई ना हो तो क्या होगा? तो मैंने यहाँ पे लिखा इफ इट डज नॉट सेटिस्फाइज द मैकेनिज्म कंडीशन, तो फिर क्या होगा? द लोड WA कैन नॉट कॉजेज कोलैप्स।
ये WA जो है वो कोलैप्स नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा वो भी लिखा मैंने, ऑफ द स्ट्रक्चर सिंस द फॉर्मेशन ऑफ मैकेनिज्म इज एसेंशियल फॉर कोलैप्स। कि कोलैप्स तो तब होता है जब मैकेनिज्म बनता है, ठीक है, और मैकेनिज्म तब बनेगा जब लोड की वैल्यू, मतलब ये WA की वैल्यू कोलैप्स लोड के बराबर हो जाएगी, ठीक है। और इसीलिए मैंने लिखा कि हैंस WA है कब तक, जब तक के मैकेनिज्म फॉर्म नहीं हुआ। और फिर मैंने आगे लिखा ओनली व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन A सेटिस्फाइज द मैकेनिज्म कंडीशन लोड WA कैन कॉजेज कोलैप्स। कि WA जो है वो कोलैप्स करेगा कब, जब WA की वैल्यू WU के बराबर हो जाएगी। और इसीलिए मैंने कहा कि ये जो WA है ये लोअर बाउंड्री को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, कोलैप्स लोड की लोअर बाउंड्री को रिप्रेजेंट करता है। देखिए यहाँ पे मैं लिखा WA इज द लोअर बाउंड ऑफ द कोलैप्स लोड। क्लियर। अब एक सिचुएशन और डिस्कस करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा कि केस 2 और लिखा कंसीडर ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट B, और इस सिचुएशन के करस्पॉन्डिंग जो लोड की वैल्यू होगी उसे मैंने WB बोल दिया। मैंने यहाँ पे लिखा करस्पॉन्डिंग टू लोड WB। क्लियर। अब अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं यहाँ पे तो क्या होगा, मैंने यहाँ पे लिखा दिस सिचुएशन सेटिस्फाइज द इक्विलिब्रियम एंड मैकेनिज्म कंडीशन। कि अगर ये जो सिचुएशन है ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, एक इक्विलिब्रियम और एक मैकेनिज्म कंडीशन, ठीक। तो क्या होगा, आगे मैंने लिखा इफ इट वायलेट्स द यील्ड कंडीशन। और अगर ये यील्ड कंडीशन का वायलेशन हो रहा हो इस सिचुएशन में, यील्ड कंडीशन का वायलेशन होने का मतलब ये है कि किस उस स्ट्रक्चर में, ये जिस स्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हैं, इस स्ट्रक्चर में किसी भी सेक्शन पे अगर मोमेंट की वैल्यू प्लास्टिक मोमेंट से ज़्यादा है, मतलब MP से ज़्यादा है, तो वो वायलेशन होगा किसका, इस यील्ड कंडीशन का। तो फिर मैंने कहा if it violates the yield condition means at some section bending moment is greater than MP or WB is greater than WU, ठीक। मतलब WB की वैल्यू WU से ज़्यादा हो जाएगी, मतलब WB की वैल्यू कोलैप्स लोड से ज़्यादा होगी, और ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता, ठीक है। तो अब हम क्या करें, हम वो कंडीशन ढूंढते हैं जहाँ पे ये तीनों के, वो सिचुएशन ढूंढते हैं जहाँ पे ये तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो। तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होने का मतलब है कि यील्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो। तो देखो मैंने आगे लिखा द मैकेनिज्म करस्पॉन्डिंग टू द लोड WB इज नॉट द ट्रू कोलैप्स मैकेनिज्म। और ट्रू कोलैप्स मैकेनिज्म नहीं होगा, क्यों, क्योंकि WB WU से ज़्यादा है। तो अभी जो मैंने बोला आपसे ओनली व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन V सेटिस्फाइज द यील्ड कंडीशन करस्पॉन्डिंग मैकेनिज्म इज द ट्रू कोलैप्स मैकेनिज्म होगा। क्लियर। मतलब जब यील्ड कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी जो मैकेनिज्म होगा वो ट्रू कोलैप्स मैकेनिज्म को रिप्रेजेंट करेगा, और उस टाइम पे जो WB की वैल्यू होगी वो WU के बराबर होगी। और बाकी सब सिचुएशन में WB इज ऑलवेज ग्रेटर देन WU होगा। और इसीलिए मैंने कहा कि ये जो अपर बाउंड थ्योरम है ये कोलैप्स लोड की अपर रेंज को रिप्रेजेंट करता है, अपर लिमिट को बताता है, ठीक। मैंने यहाँ पे लिखा WB इज द अपर बाउंड्री ऑफ WU, मतलब ये उस कोलैप्स लोड की अपर बाउंड्री को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। अब प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये तो मैंने थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस की बात की। अब ये जो दो थ्योरम आपने डिस्कस की, इन दोनों थ्योरम का प्रैक्टिकल क्या सिग्निफिकेंस है, हम ये दो थ्योरम क्यों पढ़ रहे हैं कि अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री कैलकुलेट करके क्या करेंगे, हमें तो कोलैप्स लोड चाहिए। प्लास्टिक एनालिसिस करने का मतलब तो कोलैप्स लोड की वैल्यू कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। तो ये रेंज का हमें क्या रेंज क्यों निकाल रहे हैं, तो देखिए जो लार्ज स्ट्रक्चर होते हैं कॉम्प्लिकेटेड जियोमेट्री के, उन कंडीशन के लिए, उन सिचुएशन में हम ये लोअर बाउंड्री और अपर बाउंड्री कैलकुलेट करना आसान होता है। क्यों, क्योंकि उन सिचुएशंस के लिए एक्चुअल या ट्रू कोलैप्स लोड की वैल्यू कैलकुलेट करना कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो अगर मुझे ये लोअर बाउंड्री और अपर बाउंड्री मिल जाए
और इनकी रेंज को हम और नैरो करें, मतलब ये जो रेंज है इसको और नैरो करें, तो हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिल जाती है कोलैप्स लोड की। और ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कोलैप्स लोड की ये एनालिसिस करने में या डिज़ाइन करने में बहुत यूज़फुल होती है। ठीक है, मतलब ये दो थ्योरम का क्या प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है वो मैंने आपको बताया। क्लियर? अब प्लास्टिक एनालिसिस के नेक्स्ट वीडियो में, मतलब 12th पार्ट में, हम मेथड ऑफ एनालिसिस को डिस्कस करेंगे, मतलब स्टैटिक मेथड और काइनेमेटिक मेथड प्लास्टिक एनालिसिस में किस तरह से यूज़ किए जाते हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।